स्वागत है आपका हमारे चैनल योगा एजुकेशन इंडिया। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को समझेंगे, उसमें से मुख्य पॉइंटों को समझेंगे। इसमें से क्वेश्चन यानी आने के बहुत चांसेस होते हैं और आते भी हैं। जैसा कि मैं बता दूं विद्यार्थियों, मैं वीडियो नेट के सिलेबस के अनुसार बना रही हूँ, लेकिन अगर आप योग सब्जेक्ट से MA, BA, YCB या किसी भी प्रकार का डिप्लोमा आदि कर रहे हैं तो उन सभी में यह वीडियो काम आने वाला है। इसमें हम दिनचर्या ऋतुचर्या को समझेंगे आयुर्वेद के अनुसार। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना है कि इसको देखना, काल, अर्थ और कर्म, यानी इसको ध्यान से समझना, काल, अर्थ, कर्म। अब काल के अंतर्गत वर्षा, शीत, ग्रीष्म, यानी काल को समय भी तो आप कह सकते हैं, समय, लेकिन यहाँ ऋतु को समझ रहे हैं। तो वर्षा, शीत, ग्रीष्म, जैसे सामान्य लैंग्वेज में बरसात, ठंडी, गर्मी, ठीक, 3 ऋतुएं हुए। जैसे अभी जो है पूछा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि ऋतुएं कितने प्रकार की हैं या ऋतुओं की गिनती किस हिसाब से कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 इस तरह लिखा रहेगा, तो आप 3 पर ही टिक करना है आपको, यानी वर्षा, शीत, ग्रीष्म। अब अर्थ, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये तन्मात्राएं हैं किसके? पंचभूतों के, यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, उन पंचभूतों के, यानी ये है आकाश की तन्मात्रा, ये है वायु की स्पर्श, और अग्नि, और रस की जल, और गंध पृथ्वी, ठीक। तो ये हो गई जो है तन्मात्राएं। फिर कर्म, कर्म के अंतर्गत वचन, वचन के अनुसार गमन, आदान, आनंद, त्याग, ये 5 हैं। अब ध्यान देना, यानी काल, अर्थ, कर्म, इन तीनों का ये 3 है ना, तीनों का सम्यक योग ही स्वास्थ्य का कारण है। और इसके विपरीत, यानी काल, अर्थ, कर्म का असंतुलन ही रोग है। आयुर्वेद में यह बताया गया है कि स्वास्थ्य का कारण क्या है? इन तीनों का सम्यक योग ही स्वास्थ्य का कारण है, और इसके विपरीत काल, अर्थ, कर्म का असंतुलन ही रोग है। ये आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब आगे समझते हैं। अब योग का आप सोचेंगे कि तीनों का सम्यक योग क्या है? जब आपका सब शरीर, मन, सामाजिक, आध्यात्मिक सब स्वस्थ रहेगा, तभी तो आप योग मार्ग में आगे बढ़ेंगे। बस इतना पॉइंट ध्यान रखना सामान्य सी लैंग्वेज में। अब अगला पॉइंट देखें कि आयुर्वेद में भोजन कितनी बार सेवन करने के लिए बताया गया है? तो 2 बार, वह भी 12 बजे से पहले सुबह का, और शाम का 7 बजे से पहले भोजन ग्रहण कर लें। तो 2 बार, ये ध्यान रखना। अब आयुर्वेद के अनुसार उपस्तंभ क्या हैं? तो आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य का, इनका पालन करना है, यानी आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। अब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इसमें यह ध्यान रखना, यह मंत्र भी पूछा जा सकता है। जैसे देखें, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, क्षणाराम, आरोग्यम, मूलभूतम। तो ये कहाँ पर है? चरक संहिता, यानी किस में से लिया गया है? चरक संहिता में, और पहले नंबर पर ही, यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, आरोग्यम, मूलभूत, यानी भूतम, मूलभूत, यानी आरोग्यता से ही प्राप्ति होती है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की। जब आरोग्यता रहेगी, यानी किसी प्रकार का रोग नहीं रहेगा साधक के अंदर या मनुष्य के अंदर, तभी वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष पर आगे बढ़ सकता है। और सीधा सा बात, अगर आप कोई भी रोगी होगा तो कहाँ, उसका कहीं नहीं मन लगेगा।
यही बताया गया। तो कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष किससे प्राप्ति होगी? आरोग्यता से प्राप्त होगी। ठीक, आरोग्यता से धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, चरक संहिता में बताया गया है। अब दिनचर्या में जो सो के उठने के बाद जो कार्य किए जाते हैं वह ध्यान देना। और कितने बताए गए हैं? 18 आयुर्वेद के अनुसार। तो देखो, सबसे पहले तो निद्रा त्याग होगा ही, उसके बाद ही काम शुरू होगा ना। तो निद्रा त्याग मान लो, ऐसे ही समझ लो। फिर उसके बाद प्रथम स्थान से आप इसको ये समझ सकते हैं, आत्मबोध की साधना, पृथ्वी माँ को नमस्कार। ये मतलब निद्रा त्याग मतलब जागने के बाद से सारी क्रियाएं शुरू होती हैं। तो आत्मबोध की साधना, पृथ्वी माँ को नमस्कार, ऊषापान, शौच, दंत धावन, जीवहार निलेखन यानी जीवा को जो है साफ करना, अभ्यंग, अभ्यंग का मतलब होता है तेल मालिश, सौर कर्म, व्यायाम, प्रातः भ्रमण, स्नान, वस्त्र धारण, संध्योपासना, भोजन ग्रहण, छाता ग्रहण, दंड ग्रहण और फिर उसके बाद जीविकोपार्जन यानी जीविका के लिए कार्य पर चले जाना। ये ध्यान रखना। अब अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। जो मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट तो सभी हैं, पॉइंटों में याद रखना, ऋतुओं को समझना है अब इसमें। तो ध्यान देना, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ऋतु मुख्य रूप से 3 हैं। मुख्य रूप से जो ऋतु बताई गई हैं वे 3 हैं, वैसे तो 6 हैं, लेकिन मेन जो बताई गई हैं देखना, गर्मी, शीतकाल और वर्षा। इन तीनों में शरीर के अंदर अनेक प्रकार के परिवर्तन आते हैं। यही 3 मौसम 6 ऋतुओं में बांटे गए हैं। वे ऋतु वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर, ये हो गई ऋतुएं। लेकिन इन ऋतुओं में 2-2 मास जुड़े होते हैं यानी ऐड होते हैं। तो देखना कौन कौन से हैं। बसंत में चैत्र प्लस वैशाख यानी बसंत में चैत्र और वैशाख ऐड है यानी जुड़ा हुआ है। उसी तरह सभी में है देखना। ग्रीष्म में ज्येष्ठ प्लस आषाढ़, वर्षा में श्रावण प्लस भाद्रपद, शरद में अश्विनी प्लस कार्तिक, हेमंत में मार्गशीर्ष प्लस पौष, शिशिर में माघ प्लस फाल्गुन। आयुर्वेद में तो है ही, लेकिन घृण संहिता में भी यह बताया गया है। यह भी ध्यान ऋतुओं पर वर्णन है घृण संहिता में भी। अब विद्यार्थियों, इन ऋतुओं के आधार पर सूर्य की गति है। क्या है? इन्हीं ऋतुओं के आधार पर सूर्य की गति है, जिसे आयन कहा जाता है। गति को आयन कहा जाता है। आयन कितने प्रकार के हैं देखना, ये भी पूछा जा सकता है। आयन कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के हैं। एक उत्तरायण, दूसरा दक्षिणायन। यानी ऋतुओं के आधार पर सूर्य की गति निर्धारित की गई है भी, और जिसे गति को ही आयन कहा गया है। यानी जो गति होती है उसी को आयन कहा जाता है। और आयन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, उत्तरायण और दक्षिणायन। अब आगे इसको उत्तरायण और दक्षिणायन को ध्यान से समझना, तब आप कंफ्यूज नहीं होंगे, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे फिर। देखो, उत्तरायण शब्द उत्तर एवं आयन यानी उत्तर प्लस आयन इन 2 पदों से बना है। और फिर इसका भाव क्या होगा? सूर्य की उत्तर की ओर गति करना। उत्तर की ओर गति करेगा, इसीलिए इसको उत्तरायण बोला जाता है। यानी इसका भाव क्या होगा? सूर्य की उत्तर की ओर गति। चैत्र से भाद्रपद, ध्यान देना, चैत्र से भाद्रपद उत्तरायण में आते हैं। यानी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण और भाद्रपद, ये इतने मंथ हैं, ये उत्तरायण में आते हैं। अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो यहाँ इधर फिर से देख लेना। फिर
और ये तो इसे आदान काल भी कहा जाता है, यानी इसे आदान काल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इस समय, ध्यान देना, इसे आदान काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय सूर्य, प्रचंड सूर्य, यानी प्रचंड सूर्य रस, प्रचंड रूप में सूर्य होता है उत्तरायण में। जलीय तत्व यानी रस यानी जलीय तत्व का आदान यानी ग्रहण कर लेता, इसीलिए इसको आदान कहा जाता है। अब समझ में आया? अब आगे समझते हैं। सूर्य की किरणें, प्रखर एवं हवाएं, ध्यान देना, सूर्य की जो किरणें हैं प्रखर एवं हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं और ये पृथ्वी से सभी जलीय अंश को सोख लेती हैं। जब ये हवाएं ऐसी होती हैं, किरणें प्रखर एवं हवाएं तीव्र, गर्म और रुक्ष होती हैं, यानी सूखी, इसको आप खुरदुरा भी कह सकते हैं। आप उसमें जो पिछले वीडियो में इन सब के विषय में समझ सकते हैं, रुक्ष आदि के विषय में। जलीय अंश को सोख लेती हैं। इसका प्रभाव सभी औषधियों के साथ साथ, ध्यान देना, फिर जब ऐसा प्रभाव होता है तब इसका प्रभाव सभी औषधियों के साथ साथ मनुष्यों के शरीर पर भी पड़ता है। इससे शरीर शक्ति में कमी आने लगती है और मनुष्य दुर्बलता का अनुभव करता है। इसमें मुख्य जो है ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, और इसके अंतर्गत दो मंथ जुड़े हुए नहीं हैं। यानी पहले तो आप 3 में बांटेंगे, फिर उसके बाद 6 में, फिर 6 में 2 जो ऐड हैं मास वो हो गए, फिर 12, इस तरह हो गए। 12 का मंथ होता है ना, ये इसी तरह समझना है। और यानी इसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतुएं आती हैं, तो ये आप ध्यान रखना। और फिर इसमें थोड़ा और, जैसे कि ये जो शिशिर, बसंत, ग्रीष्म जो इसके अंतर्गत आता है, यह उत्तरायण मनुष्यों के बल को ले लेता है इस प्रकार से, और जो बल लेने के कारण इसीलिए यह आदान काल इसे कहा गया। यानी बल की कमी होती है इसमें, जैसे कि मनुष्य की दुर्बलता थी, बल की कमी आ जाती है इसमें। और फिर शिशिर में तिक्त रस, तिक्त, इस रक्त भी मतलब रस भी दे, समझ इसी वक्त समझ लें, जो है तिक्त रस। और बसंत में कषाय, और ग्रीष्म में कटु रस बलवान होता है, रस बलवान होता है, ये भी ध्यान रखना। और इसे आग्नेय काल के नाम से भी जाना जाता है। किसको? उत्तरायण को, यानी आदान काल को, इसीलिए आग्नेय काल इसे कहा जाता है। अब आगे दक्षिणायन को समझें आप। शब्द दक्षिणायन जो शब्द है, दक्षिण प्लस आयन, इन 2 पदों से बना हुआ है। जैसा आपने पहले ही समझ लिया, आयन का अर्थ होता है गति करना। अब इसमें सूर्य की गति किस ओर? दक्षिण की ओर होती है। इस समय सूर्य की किरणों के मंद व सौम्य होने से वातावरण में रस यानी जलीय तत्व की वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें मंद होती हैं, सौम्य होती हैं, और सौम्य होने के कारण रस में यानी वातावरण में रस यानी जलीय तत्व की वृद्धि होती है, और इसे विसर्ग काल कहा जाता है। उत्तरायण को आदान काल कहा जाता है और दक्षिणायन को विसर्ग काल कहा जाता है। उत्तरायण को जो है आग्नेय काल भी कहा जाता है। इन सभी को ध्यान रखना। आगे समझते हैं। क्योंकि इसमें सौम्य अवस्था वाले सूर्य व चंद्र द्वारा वातावरण में रस का विसर्जन किया जाता है। इसमें हवाएं शुष्क, ध्यान देना, इसमें हवाएं शुष्क, गर्म, रुक्ष नहीं होती हैं, जैसा कि पिछले में जो है यानी उत्तरायण में थी। ठीक, यानी जैसे कि आदान काल की तरह से इसमें हवाएं शुष्क, गर्म और रुक्ष नहीं होती हैं।
और वातावरण में चंद्रमा के सौम्य गुणों की प्रधानता, ताप कम होता है, हवाओं, बादलों और वर्षा में ठंडक आ जाती है। सभी जगह चंद्रमा की शीतलता छाई रहती है, यानी छाने लगती है। शीतलता के कारण, ध्यान देना, शीतलता के कारण ही औषधियाँ और खाद्य पदार्थों में स्निग्धता आ जाती है। इससे मनुष्यों एवं प्राणियों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि होती है। इसमें जठराग्नि भी तीव्र होती है। खाया पिया आसानी से पच सकता है, बीमारियां कम होती हैं। और फिर जो है उसमें उत्तरायण में बीमारियां आदि अधिक होने की शंकाएं होती हैं, क्योंकि दुर्बलता जहाँ आई वहाँ बीमारियां तो आएंगी ही। अब आगे समझाऊं मैं आपको। आगे पढ़ने से पहले इसमें भी ऋतुओं के नाम मैं ऐड करा दूं आपको। इसमें वर्षा, शरद, हेमंत। और ये ध्यान देना, ये एक चक्र रहता है। उन चक्रों को अभी आगे मैं बताऊंगी। जैसा कि मैंने बताया जठरांग तीव्र रहती है, तो शरद भी तो है इसमें, तो इस तरह ध्यान रखना। और चक्र, जैसे चक्र मूव होता है उस तरह मैं अभी बताऊंगी। और ये इसका दूसरा नाम है दक्षिणायन का अन्वर्थ। और क्यों है? यह प्राणियों को बल देता है, इसलिए इसका नाम, यानी अन्वर्थ नाम विसर्ग काल। ठीक। और फिर जैसा कि सूर्य दुर्बल, अर्थात सूर्य दक्षिण की ओर गमन करने लगता है, तो मार्ग स्वभाव से बल उसका क्षीण होने लगता है, यानी यह क्षीण बल होता है। फिर फलस्वरूप क्या होता है? चंद्रमा बलवान हो जाता है। चंद्रमा बलवान हो जाता है, फिर जिससे बल की वृद्धि होती है। ये हो गया। अब विद्यार्थियों आगे मैं समझाऊंगी, ये आपने समझ लिया आदान काल और यानी उत्तरायण और दक्षिणायन। अब इतना समझाना जरूरी था। अब आप पॉइंटों में देखें, आदान काल एवं विसर्ग काल। तो आदान काल में जो प्राकृतिक भाव है उसको आपको समझना है। यानी आदान काल एवं विसर्ग काल में भेद में समझना है, प्रकृति भाव को और आदान काल को और विसर्ग काल को देखना। सूर्य, यानी सूर्य कैसा रहता है, उसकी स्थिति कैसी होती है, उसकी प्राकृतिक भाव कैसा होता है। तो उत्तरायण और विसर्ग का, आदान काल में उत्तरायण और विसर्ग काल में दक्षिणायन। और वायु का भाव आदान में, आप इसको देख कर, यानी वीडियो को देख कर याद करना। वायु तीर वृक्ष और विसर्ग में आरुक्ष। स्नेहांश, शोषण एवं हास होता है आदान काल में, और विसर्ग काल में वृद्धि एवं पोषण। और स्वभाव इसका, यानी इस प्रकृति भाव क्या रहता है? अग्नि। और विसर्ग काल में सौम्य। ऋतुएं शिशिर, बसंत, ग्रीष्म। और विसर्ग काल में वर्षा, शरद, हेमंत। और रस, और आदान काल में तिक्त, कषाय, कटु रस की वृद्धि होती है। और विसर्ग काल में अम्ल, लवण, मधुर रस की वृद्धि होती है। और मधुर रस सबसे ज़्यादा पोषण वाला होता है। अब इसमें आप समझें, भारतीय जलवायु के अनुसार आयुर्वेद में वर्णित ऋतुओं को समझना है आपको। तो काल, ऋतु, संस्कृत मास और अंग्रेजी महीना को समझना है। ध्यान से समझना, नहीं इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं, एकदम ध्यान से समझना। आदान यानी उत्तरायण और विसर्ग काल यानी दक्षिणायन। तो देखो ऋतुएं,
शिशिर में जैसे आप समझते आ रहे हैं, लेकिन इसमें आप अंग्रेजी माह को ध्यान से समझना। शिशिर माघ प्लस फाल्गुन, और यह स्टार्ट कब से होता है? 15 जनवरी से। ध्यान देना, 15 जनवरी से 15 मार्च तक, यानी 15 जनवरी से 15 जो है फरवरी, फिर बीच में आएगा फरवरी के बाद फिर मार्च, इस तरह ध्यान देना। 15 जनवरी से 15 मार्च तक इसका समय है। फिर बसंत, बसंत है चैत्र प्लस वैशाख, इसकी स्टार्टिंग है अंग्रेजी महीना में 15 मार्च से 15 मई तक। फिर ग्रीष्म के में आता है वैशाख प्लस ज्येष्ठ, फिर ज्येष्ठ, फिर ये जो है अंग्रेजी महीना है 15 मई से 15 जुलाई तक, ये ध्यान रखना। फिर ये आषाढ़ से क्रम बढ़ता है आगे। फिर विसर्ग, ये जो है ऋतुएं विसर्ग काल की हैं, तो वर्षा में श्रावण प्लस भाद्रपद, तो वर्षा यानी 15 जुलाई से 15 सितंबर तक। और फिर शरद, जिसके अंतर्गत अश्विनी प्लस कार्तिक है, फिर और ये अंग्रेजी महीना का 15 सितंबर से 15 नवंबर तक, यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, ध्यान देना। और 15 से है, यह भी 15 से यह है। और स्टार्ट कब से होगा ना? स्टार्ट जैसे एक मंथ आधा दिन निकलेगा, यानी आधा, यानी 15, आप इसको 16 से भी समझ सकते हैं या 14 से भी समझ सकते हैं, लेकिन ये आसान है, आप इसको याद करके रखना। और फिर हेमंत के अंतर्गत मार्गशीर्ष प्लस पौष आते हैं, तो इसमें यह फिर अंग्रेजी महीना का 15 नवंबर से 15 जनवरी तक। फिर यही क्रम आगे बढ़ जाता है, जो है ऐसे फिर से स्टार्ट होता है 15 जनवरी से, क्योंकि 15 जनवरी पौष में आ गया। ये हो गया अंग्रेजी का महीना, ये हो गया संस्कृत क्या जैसे सामान्य सा मैं समझाती हुई आ रही हूँ। और ये जो है ऋतुएं हो गई 6, और आदान के अंतर्गत शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, और इसके विसर्ग के अंतर्गत वर्षा, शरद, हेमंत। और 5 कर्म बताए गए हैं आयुर्वेद में, वे हैं वमन। आयुर्वेद में 5 कर्म: वमन, विरेचन, वस्त्र अनुवासन, वस्त्र यानी वस्त्र स्थापन, और नस्य, इससे शरीर की शुद्धि होती है। और 13 प्रकार के इसमें आधारणीय वेग बताए गए हैं। 13 प्रकार के, यानी आयुर्वेद के अनुसार 13 प्रकार के आधारणीय वेग बताए गए हैं। वे कौन से हैं देखना। अपान वायु, अपान वायु, पहले मैं लिख लूँ, चलिए अब समझते हैं। आपका समय खराब होता ना, इसलिए मैंने पहले इसको लिख लिया। देखो, क्योंकि लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है। अपान वायु, ठीक। 13 आधारणीय वे कौन से हैं जो आयुर्वेद में? अपान वायु, मलमूत्र, छींक, प्यास, भूख, निद्रा, और ये हो गए काश, श्रमजन्य, श्वास, जम्हाई, और अश्रु वमन, और अश्रु वमन हो गए 12। और 13 शुक्र के वेगों को नहीं धारण करना है, यानी शुक्र के वेगों को भी नहीं धारण करना, या इसमें बताया गया है। तो ये सब आप नोट कर लेना और अच्छे से याद कर लेना। इसमें आपने क्या समझा? पंचक्रम और संस्कृत और अंग्रेजी माह के जो है मंथ किस प्रकार से ऐड हैं इसमें, और आदान काल, विसर्ग काल के अंतर्गत प्राकृतिक भाव और रस, ये याद आपने विस्तृत आदान काल, विसर्ग काल समझ लिया होगा, आप कभी नहीं भूलेंगे। यानी दिनचर्या
और ऋतुचर्या आदि को आपने विस्तृत समझ लिया है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना, दूसरे बच्चों को जरूर शेयर करना। और यह ध्यान रखना, इस वीडियो को जो है देखने के बाद अगर नए हैं, अगर पहले देख रहे हैं तो ठीक है, अगर नए हैं तो पिछले वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।